नमस्कार दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर है 24। इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज की। तो इसमें भी कुल मिला के 50 प्रश्न हैं, जिसमें से कि 10 प्रश्न आपके जो होंगे वो करंट अफेयर्स के संबंधित होंगे। इस वीडियो को यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारे प्रश्नों को बताने वाला हूँ। ये आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो की बात करें तो जो प्रश्न होंगे यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, इसका फुल मार्क्स होगा 50 और यहाँ पे इसके पासिंग मार्क्स जो रखा गया 35 है। यानी कि अगर 35 से आप ज़्यादा सही करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर 35 से आपका कम होता तो यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत फेल माना जाएगा। आप इस पूरे वीडियो को एग्जाम के तौर पर लीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो और एक बात जरूरी बात यह भी है कि प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि मुझे किस प्रकार के प्रश्नों को सेट करना चाहिए। आपका स्कोर ही ये डिसाइड करता है कि प्रश्न की जो क्वालिटी होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा। तो दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बात किया जाए तो इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन कर सकते हैं या फिर जिसकी शुरुआत कर सकते हैं, ये शुरुआत हुआ था 1 मई 1886 से। बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। बात यहाँ पे ये होता है कि 1 मई 1886 से जो इसका शुरुआत हुआ था, तो इससे पहले मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं था। जैसे कि मजदूर जो काम करते हैं इसके लिए कोई फिक्स समय नहीं है। जैसे कि अभी वर्तमान में 8 घंटे का समय है, कि मतलब कि जो दिन के समय में जो काम किया जाता है वो जो मजदूरी होता है वो सिर्फ 8 घंटे का होता है। तो उससे पहले यानी कि 1886 से पहले कोई कानून नहीं था। तो अमेरिका में इसके विरुद्ध 1 मई 1886 को मजदूर यूनियन ने काम के समय को लेकर एक आंदोलन कर दिया था, जिसमें से कि बताया जा रहा था कि काम का जो समय होना चाहिए वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाए। तो इसी से संबंधित आंदोलन हुआ था 1 मई 1886 को। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 1923 को हुई थी। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। 1 मई 1886 को अमेरिका में प्रथम बार ये शुरू हुआ था, और अगर भारत की बात करेगा तो 1 मई 1923 को ये शुरू हुआ था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और आपको बता दूं कि यह नाटो जो है यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की एक सैन्य गठबंधन है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का हिस्सा है, बेल्जियम में पड़ता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रुसेल्स। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसान दिवस जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है। तो बेसिकली जो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, उसी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, सांची स्तूप किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुछ दूरी पर है, तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भोपाल में एक जगह है बेशनगर, वहीं पे आसपास में ये सांची का स्तूप है। दोस्तों अशोक ने पत्नी देवी के कहने पर 3री शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण करता जो था वो अशोक था, और ये मध्य प्रदेश में है। और एक काफ़ी चर्चित प्रश्न है मध्य प्रदेश से, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो आप ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए पीडीएफ जो दिया गया है इसका आप लोगों को, वहाँ पे गलती से सैयद मोहम्मद खां को आंसर बताया गया है। तो मैंने अभी पीडीएफ में देखा तो इसका जो आंसर है
सैयद मोहम्मद खां, गलती से इसका टिक हो गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को, जो हमारे पेड मेंबर हैं, जिनको भी ये PDF मिला है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि बाद में इसे सुधार कर मैं आपको जरूर दूंगा। जब ये PDF का पूरा फुल वर्जन आएगा तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, पूरा सुधार के, पूरा वेरीफाई करके आपको दिया जाएगा। तो हालांकि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सैयद अहमद खां होगा। और अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका स्थापना 1920 में हुआ था। और देखिए 1921 में इसे भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया था। और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर बात करें इसके ज़मीन के बारे में, एक काफ़ी चर्चित प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित कि ये यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन किसने दिया था। तो राजा महेंद्र प्रताप ने इसके लिए ज़मीन दिया था। और ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए, इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा के किला की बात आया तो आगरा के किला जो बनाया गया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अकबर के द्वारा आगरा का किला बनाया गया था। दोस्तों 1654 में सत्ता में आने के बाद अकबर ने अपने राज्य का एकीकरण के माध्यम से इसका निर्माण किया था। और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। यह सैन्य तथा शाही निवास दोनों के रूप में काम करता था। तो आगरा का किला के बारे में ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। सत्ता में आने के बाद अकबर ने 1654 में इसका निर्माण कराया था। और उसके बाद हमारा 7वां नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो 7वां का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 ये मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 12 से 35 तक इसका वर्णन है भारतीय संविधान में। और अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1979 में हुआ, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल अभी जो मौलिक अधिकार की बात करें तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे हमारा आठवें का जो सही आंसर होगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। और उसके बाद ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंगामी, यहाँ पे गलती से आगामी लिखा गया, अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है। 9वां नंबर का हमारा सही आंसर होगा अंगामी जनजाति, ये नागालैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। अकबरनामा किसने लिखा है। इसके लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। दोस्तों अकबरनामा का अर्थ जो होता है वो होता है बाबर की कहानी या बाबर की जीवनी एक प्रकार से कह सकते हैं। और इसी को ही यानी कि अकबरनामा को ही आईने अकबरी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अकबर का जो ये जीवनी है जैसे अकबरनामा या फिर आईने अकबरी भी कहा जाता है। और इसके रचनाकार है अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन किस देश का वासी था। 11 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन किस देश का वासी था। तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका जन्म 1769 ईस्वी को हुआ था और 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये केवल 52 वर्षों तक ही जीवित रहे थे। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति का पैदाइश था। इन्होंने यूरोप में राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी कहानी अनंत सी लगती है। इस कहानी के सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, या तो जीत या फिर हार। तो ये जो कथन है आपसे ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी कहानी अनंत सी लगती है। इस कहानी के सिर्फ 2 हिस्से हैं, या तो जीत या फिर हार। ये नेपोलियन से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन फ्रांस के रहने वाले थे। और उसके बाद हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका जन्मस्थली है इलाहाबाद। दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था, ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। और इसके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसकी अगर कुल की बात करें तो ये सरस्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते थे। और इसके बारे में कुछ जरूरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
अध्यक्षता कितनी बार की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, 1928 और 1929, लगातार 2 बार। तो 1928 में जो किया है वो कलकत्ता में किया है, और 1929 में जो किया गया था लाहौर में किया गया था, और इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कांग्रेस के जो अधिवेशन में भाग लिया था वो बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया था। पटना में जो बांकीपुर है बिहार के क्षेत्र में, वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मतलब होता ना मतलब कि एक नेता का जो दर्जा मिला था वो कांग्रेस के इसी अधिवेशन से इसे मिला था, इसी से इसको पहचान मिली थी। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलाहाबाद। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा अकबर का मकबरा जो है वो हमारा हो जाएगा सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिकंदरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ अकबर का मकबरा से संबंधित। हालांकि सभी जो मुगल शासक हैं उनसे रिलेटेड एक मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये काफ़ी इजी ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जो खेती के प्रकार होते हैं उससे संबंधित। तो आई होप कि अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको दोबारा कभी भी उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। जो मैंने ट्रिक बताया था आपको, जैसे कि होता है सेरीकल्चर, ये किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर में सेरी शब्द आया है। देखिए सेरी से साड़ी मिलता जुलता है, और साड़ी जो बना होता है रेशम का बना होता है। तो इस तरह से शब्दों को रिलेट करके आप समझ पाएंगे सेरीकल्चर जो है वो रेशम से पालन से संबंधित है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अकबर में शब्द आया है कबर, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिए। अकबर में शब्द आया है कबर। कबर देखिए कबर से हम यहाँ पे शब्द को रिलेट कर सकते हैं कबर यानी कि कंदरा। कबर जो होता है कंदरा टाइप का हम यहाँ पे कह सकते हैं। जमीन के अंदर होता है कबर, कंदरा भी जमीन के अंदर होता है। दोनों शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है। तो कबर जो आता है सिकंदरा, कंदरा कबर जो भी आप कह सकते हैं, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो अकबर का जो मकबरा होगा सिकंदराबाद में होगा। इस तरह से शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ट्रिक बनाया है आपको, अगर बोलेंगे तो मैं आपको वो जरूर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम जान चुके हैं अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है। तो अकबर की यहाँ पे बात आई है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। ये तैमूर वंशावली की मुगल वंश का ये तीसरा शासक था। इन्होंने इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सभी धर्मों का सम्मान किया था। और इसका जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। पूर्णिमा के दिन इसका जन्म हुआ था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके संरक्षक के बारे में कहा जाता है कि जो इसके संरक्षक थे बैरम खां थे। इन्होंने 1556 से लेकर 1560 तक इसको संरक्षण दिया था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुई थी, आपसे ध्यान रखिएगा। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, उसके बाद दूसरी जो हुई थी 1556 में, और तीसरी जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। और इस बात का ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1756 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है लूनर कास्टिक है। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और उसके बाद अगला प्रश्न है ताजमहल किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे ताजमहल स्थित है? तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है ताजमहल की। तो भारत के आगरा में मुगल सम्राट जो शाहजहाँ था तो उसी ने इसका निर्माण किया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि ताजमहल जो बना है इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के बारे में कहा जाता है इसका जो निर्माण किया गया है ये संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। यह पत्थर राजस्थान के मकराने की खान से मंगाया गया था। तो आपको इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है किसके द्वारा? हमारा राष्ट्रीय गान जो राष्ट्रीय गान है भारतीय राष्ट्रीय गान वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है राष्ट्रीय गान। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे गाने में कुल मिला के 52 सेकंड का समय लगता है।
और दोस्तों इसे भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसे अधिकृत किया गया था और यह घोषणा किया गया था कि जन गण मन ही भारत का राष्ट्रीय गान होगा। और एक चर्चित प्रश्न यह भी है कि जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था महर्षि अरविंद ने। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। देखिए ये सभी चीज़ों को अगर नोट करेंगे और बाद में इसे देखते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी और आपके एग्जाम में आपको ये काफ़ी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है। तो जल निकास की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो जल निकास है वो कांगो नदी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कांगो नदी के बारे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न है कांगो नदी के बारे में, वो आप जान लीजिए। जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये प्रश्न आपने सुना होगा, कहीं पर जरूर देखा होगा। तो ये कांगो नदी ही है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो आइए यहाँ पे कांगो नदी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ से इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो कांगो नदी जो है इसे जायरे नदी के भी नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह पूरी दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों के दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है उसके बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जल निकासी सबसे अधिक, तो जल निकासी जो होती है वो कांगो। तो इस बात को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका आंसर होगा कांगो। और देखिए ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर किलोमीटर की बात करें, लंबाई की बात करें, तो ये 4700 किलोमीटर लंबी है। तो नील नदी के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है और दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। तो इनसे रिलेटेड इस सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ़ की औसत मोटाई कितनी है। तो 19 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2500 मीटर। अंटार्कटिका में जो बर्फ़ की मोटाई है वो 2500 मीटर है। दोस्तों यह पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप या फिर दक्षिणतम ध्रुव भी कहा जा सकता है। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का दक्षिणतम भाग में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अंटार्कटिका। इसमें बर्फ की मोटाई 2500 मीटर तक होती है। और उसके बाद है डीडीटी है एक, क्या है बताइए। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक। डीडीटी है, इनमें से क्या है। तो डीडीटी जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डीडीटी एलिफेटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एलिफेटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक है डीडीटी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पॉलिस्टर एक यौगिक है। पॉलिस्टर एक यौगिक है किसका। तो यहाँ पर 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा एरोमेटिक अम्लों का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पॉलिस्टर एरोमेटिक अम्लों का यौगिक है। और टेफ्लॉन एक बहुलक है। 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा टेफ्लॉन बहुलक है, तो ये क्लोरीन युक्त एल्किन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इन सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो इसमें से है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। इन सभी ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या करता है। तो सभी ऑप्शन को देखिए 24 नंबर। तो यहाँ पे आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या करता है। तो 24वां का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपचायक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उपचायक की तरह आयोडीन काम करता है जब आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूध है, दूध किसका मिश्रण है। आप देखिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। दूध किसका मिश्रण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह एक कोलाइडी विलियन है। कोलाइडी विलियन, दूध एक कोलाइडी विलियन है। दोस्तों दूध के बारे में कहा जाता है कि इनमें प्रोटीन, कैल्शियम और फिर विटामिन B2, B12 ये सब इनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इनके अलावा विटामिन ए, डी और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, वसा, ऊर्जा आदि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह एक कोलाइडी विलियन है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 बिलियन समान प्रसारण दाब के हैं
देखिए यहाँ पे दो नहीं, जो विलियन होना चाहिए। जो विलियन समान प्रसारण दाब के हैं वे क्या कहलाते हैं? जो विलियन, ये गलती से लिखा गया है, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए पीडीएफ में भी ये गलती ही लिखा गया हो जब, तो जो विलियन समान प्रसारण दाब के हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सम परासरी विलियन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो विलियन समान प्रसारण दाब के होते हैं वो सम परासरी विलियन कहलाते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग में विद्युत मापा जाता है। घरेलू उपयोग में जो विद्युत मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, किलोवाट घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धनता जैसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। तो वर्धनता जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्धनता जैसी बीमारी का इलाज किस प्रकार किया जाता है? दोस्तों इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में, वो ज़रूर आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिष्टकारी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवित नहीं होता है? तो 30वें का जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवित नहीं होता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 30वें का ध्वनि तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ध्रुवित तरंगे ये ध्रुवित नहीं होती है, ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पीले रंग में हरे प्रकाश की वस्तु दिखेगी। तो पीले प्रकाश में जो हरे रंग की वस्तु दिखेगी वो गहरी रंग की दिखेगी, यानी कि डीप होगा, एकदम से डीप हरे रंग का दिखेगा। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु डीप दिखेगी, गहरी दिखेगी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर करता है? प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 32 का, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 33 नंबर का जो प्रश्न होगा, परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हीलियम परमाणु के पास नहीं है। तो हीलियम परमाणु के पास क्या नहीं है? इसका आंसर होगा यहाँ पे 34 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये न्यूक्लियर हीलियम परमाणु के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? ये देखिए यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ई में होना चाहिए। तो ये हमारा ई है, ध्यान रखिएगा, गलती से ऐसा हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर ई है। तो हाँ एक सेकंड, हाँ गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो 35 नंबर का जो सही आंसर होगा, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है वो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपचयित करने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रेट को नाइट्राइट में उपचयित करने वाला तत्व की अगर बात करें तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं। पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं किस रूप में? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यूरिक एसिड के रूप में। देखिए यहाँ पे यूरिक एसिड होना चाहिए, यूरिया एसिड नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं इस पीडीएफ में क्यों इतना मिस हो रहा है, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा आपको, ये यूरिक एसिड होगा। यूरिक एसिड के रूप में वर्ज्य पदार्थ को निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सेलुलोज है वो एक बहुसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह है। तो 39 नंबर का जो सही आंसर होगा, पौधे की जो वृद्धि मापने के लिए यंत्र को प्रयोग किया जाता है वो उस यंत्र को कहा जाता है ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उसे ऑक्सेनोमीटर के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है?
तो 40वें का जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात आई है निर्वाचन आयोग की, तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। पिछले वीडियो में भी मैंने एक निर्वाचन आयोग से एक प्रश्न डाला था, आप चाहें तो उसे देखें। अगर देख लिया तो कोई बात नहीं, आप समझ चुके होंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैंने वहाँ पे सारे को सारे डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे 41 से लेकर 50 तक, ये सभी हमारे करंट अफेयर्स के होंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न को सभी को ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर जो 10 प्रश्न है, आप कोशिश कीजिए कि 10 में से कम आपके 5 या 6 तो जरूर सही हो। तो पहला प्रश्न यहाँ पे 41वां नंबर है, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? आंसर होगा भारत। जो हमारे मंथली वाइज करंट अफेयर्स के जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपको दिए गए थे और उसी से संबंधित ये सब प्रश्नों को यहाँ भी 10 प्रश्न को लाया गया है एकदम से रिवीजन के तौर पे। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो लाख की खेती को जो कृषि वन विभाग के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है वो किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अभी जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चंबा सुरंग का जो उद्घाटन किया है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। चंबा सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में ये किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो नाइजर गणराज्य में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पीके नायर। पीके नायर को नाइजर गणराज्य में नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इसे ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? किस देश में ये मिला है? तो ये वियतनाम में मिला है 1100 साल पुराना शिवलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? तो फोर्ब्स के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हंगर डे की अगर बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, 28 मई को। और उसके बाद 48 नंबर जो हमारा प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? 30 दिनों से बढ़ाकर एडवांस में आरक्षण की अवधि को कितने दिन तक कर दिया है? तो 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 120 दिन। इसे 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न जो है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, कर्नाटक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे। इस वीडियो में से 50 में आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। सच में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरी मोटिवेशन को और बढ़ाता है और भी आपकी हेल्प करने को इच्छा करता है और भी अधिक वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर बात करें पेड ग्रुप की, तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा PDF एकदम से मिलेगा 66वीं BPSC एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।